हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 12। सिसोदिया भवन में वंश और वंशिका दोनों चेंज करके नीचे आ गए थे और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तभी खाना खाते हुए कल्याणी जी ने पूछा, वैसे ये रिवा कौन है, जरा बताना। जहाँ रिवा के जिक्र पर वंशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, वहीं वंश के हाथ रुके और वो खुद में बोला, अब तुम हमारे घर की फैमिली चर्चा में भी शामिल होने लगी हो मिस चिटचैट शर्मा। कुछ तो है तुम में जो एक ही दिन में मेरी जिंदगी में तुम इतनी ज्यादा दखल अंदाजी करने लगी हो। और ये सोचते हुए वो मुस्कुराना चाह रहा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए उसने अगला निवाला ले लिया। तभी वंशिका कल्याणी जी की बात का जवाब देते हुए बोली, और कौन होगी रिवा दीदी, मेरी होने वाली भाभी, क्योंकि जैसी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी है दादी माँ, सर्वगुण संपन्न, लेकिन तेज तरार और दिल की इतनी साफ कि क्या कहूँ। ऊपर से सबसे बड़ी बात, खाटू श्याम जी की भक्त और इतनी सुंदर, इंडियन कपड़ों में तो क्या कमाल लगती है। ऊपर से उनकी वो ग्रे आंखें, हाय डूब के इंसान स्विमिंग कर ले उनमें। और ये कहते हुए उसकी आवाज में जो चहक थी उसे कल्याणी जी भी महसूस कर पा रही थी। तभी वंश को जोर का ठसका लगा, जिस कारण वो निवाला उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। तो कल्याणी जी जल्दी से उसकी पीठ सहलाने लगी और उसे पानी पिलाते हुए बोली, अरे आराम से खा, इतनी भी क्या जल्दी है, कौन सी फ्लाइट छूट रही है तेरी। इस पर वो अपना गला साफ करते हुए बोला, पहले अपनी इस बैल बुद्धि पोती को समझाओ, मुझे इस तरह हार्ट अटैक ना दिया करे। कौन सी भाभी, कैसी भाभी, और कौन सी बहू आपकी। अरे कल आई है, कल उसने ऑफिस ज्वाइन किया है मेरी सेक्रेटरी के तौर पर, और आज ही उसे भाभी बनाने पर आ गई। वैसे तो तू मेरे आसपास घूमती लड़कियों से बड़ा नाराज रहती है, आज उसके लिए शहर कहाँ से टपक रहा है, वरना तो डंक मारती है तू मधुमक्खियों की तरह मेरी गर्लफ्रेंड्स को। लेकिन इसके लिए जिसने आते ही अपनी बातों से मेरे लिए इतना जहर उगला, तुम्हें उसके लिए अमृत उगलना है, वाह। और ये कहते हुए वो वंशिका को घूर कर देखने लगा। वहीं वंशिका उसके खुद को यूं देखने से अपने दांत चमकाते हुए उसकी ओर देखने लगी। तभी कल्याणी जी बोली, वंशु तेरे मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर मैं उससे वैसे ही इम्प्रेस हो गई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कभी भी वंश से रिलेटेड किसी भी ऐरी गैरी लड़की की तारीफ जल्दी से तो बिल्कुल नहीं करेगी। और इसकी तू इतनी ज्यादा तारीफ कर रही है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। तो ऐसा करो, कल वैसे भी वंश तेरे साथ अपना पूरा वक्त बिताने वाला है, जिसमें से आधा तुम लोग जरूर मेरे साथ बिताओगे, तो उसे भी यहाँ बुला लो। आखिर मैं भी तो जानूं कैसी है तुम्हारी रिवा दीदी, जिसे तुम मेरी बहू और अपनी भाभी बनाना चाहती हो। और ये कहते हुए वो मुस्कुराकर वंशिका की ओर देखने लगी। उनकी ऐसी बातें सुन वंशिका की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो, और वो एक्साइटेड होते हुए बोली, जी जरूर दादी, मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। भाई अपना फोन देना, उनका नंबर ले लूँ आपसे, वरना उनसे बात कैसे करूंगी। और ये कहते हुए वंश का फोन, जो कि वही टेबल पर पड़ा था, उसे उठाकर उसका नंबर लेने ही वाली थी, लेकिन तभी वंश उसके हाथ से अपना फोन वापस लेकर बोला, लाडो ज्यादा अपना दिमाग ना चला और चुपचाप खाना खा, कोई फोन नहीं कर रहा आप दोनों में से उसे, मेरे लिए तो उसके मुंह से हमेशा जहर ही निकलता है, मैं नहीं झेल रहा उसे कल। और ये कहते हुए वो घूरकर वंशिका को देखने लगा। तभी कल्याणी जी उसे अपनी रौबदार आवाज में बोली, वंश चुपचाप वंशु को फोन दे। जिस पर वंश उनकी ओर मुंह लटकाकर देखते हुए कहने की कोशिश करने लगा, लेकिन दादी, और उनकी घूरती नजरें देखकर चुप हो गया और वंशिका के हाथ में अपना फोन दे दिया, जो उसे चिढ़ाकर रिवा का नंबर अपने फोन में लेते हुए उसे फोन लगाने लगी। उसने फोन स्पीकर पर कर दिया ताकि बाकी सब लोग भी उनकी बातें सुन सके। तभी उधर से रिवा, जो अभी अभी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकली ही थी, अपने फोन के बजने की आवाज सुन उसे उठाते हुए बोली, जय खाटू श्याम जी की, कौन बोल रहा है। और ये कहते हुए उसकी आवाज इतनी मीठी और प्यारी थी, जिसे सुन कल्याणी जी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं वंश को भी कहीं ना कहीं उसकी आवाज एक सुकून दे रही थी। तभी वंशिका चहकते हुए बोली, रिवा दीदी, ये मैं हूँ वंशिका। तो रिवा भी मुस्कुराकर उससे बोली, हाँ वंशिका, बोलिए, आप ठीक है ना, और उस खड़ूस ने आपको ज्यादा डांटा तो नहीं। मानती हूँ भाई है आपका, लेकिन है बहुत ज्यादा खड़ूस, उनका चेहरा देखते ही दिन बिगड़ जाता है। और वैसे एक बात बताओ, ये आदमी इतनी तितलियों को एक साथ कैसे संभालता है। अरे कभी रिया, कभी पिया, कभी सिया, कभी समायरा, कभी अनायरा, कभी कुछ कभी कुछ। अरे नाम नहीं भूलता क्या इनके। और जब देखो मेरे कैबिन में उनकी कॉल आएगी, जो मुझे इन तक ट्रांसफर करनी पड़ती है, मैं एक दिन में थक चुकी हूँ। वो अपने बड़बोलेपन में बोलती चली गई। वहीं इस तरफ वंश
वंशिका के फोन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और वंशिका और दादी अपनी हंसी दबाए रिवा की बातें सुनने लगे। लेकिन वंशिका वंश के चेहरे को देख रिवा को रोकते हुए कहने लगी, अरे अरे दीदी शांत हो जाइए, उनका तो रोज का है वो खड़ूस, छोड़ो ना उनको। मैंने आपको फोन किया है, उसका रीजन तो सुनो। तो रिवा इधर खुद को चपत लगाते हुए बोली, सॉरी मैं बोलती गई, आपकी तो सुनी ही नहीं। अच्छा आप बोलिए क्यों फोन किया। इस पर वंशिका उससे बोली, आपने आज मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसलिए कल आपको मेरे घर आना पड़ेगा क्योंकि दादी आपसे मिलना चाहती है। तो रिवा मना करने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन वंशिका आप समझने की कोशिश करिए, ऑफिस जाना है कल, वरना मैं जरूर आती। और आप भी जानती हैं आपका वो खड़ूस भाई काम को लेकर कितना ज्यादा खड़ूस और स्ट्रिक्ट है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। पर तभी वंश इधर से बोला, मिस शर्मा कल चुपचाप मेरे घर आ जाइएगा और ज्यादा चिटचट ना करिए। मेरी बहन अगर चाहती है, मेरी दादी अगर चाहती है तो आइए, समझी आप। और वैसे भी आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, तो मैं जहाँ आप भी वहाँ। कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगा और घर पर रहूँगा, तो आप भी घर आएंगी। और हाँ, अगली बार मेरे बारे में कहने से पहले पूछ लीजिएगा कि फोन स्पीकर पर है या नहीं, क्योंकि किसी दिन आपका ये बड़बोलापन आपको मुसीबत में डाल देगा। हैव अ गुड डे। और ये कहते हुए उसने वंशिका के हाथ में रखे फोन पर कॉल एंड कर दिया। फिर अपनी दादी और वंशिका को देखने लगा, जो अब तक हंसी रोककर बैठे थे और फोन कटते ही जोर जोर से हंसने लगे। तभी दादी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, वाह वाह, मान गए तुझे वंश, क्या पहचान बनाई है दुनिया में और अपनी होने वाली बीवी के सामने। भाई जो परखा है इसने तुझे, उससे ही मैं तेरे हाथ इसके साथ पीले करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वंशिका को देखते हुए उसे थम्स अप का इशारा कर बोली, अब यही तेरी भाभी बनेगी बेटा, ये नहीं तो कोई और भी नहीं। आखिर इस खड़ूस और इसकी तितलियों को इतनी अच्छी उपाधि जो दी है उसने। और उसे ताली देकर फिर हंसने लगी। उन दोनों को इस तरह देख वंश चिढ़ते हुए बोला, देखा ना, इसलिए मैं मना कर रहा था इसको फोन लगाने से। कर दिया ना इज्जत का कचरा आप लोगों के सामने भी। इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कल देखना, आज से ज्यादा इसकी हालत खराब करनी है मैंने। कल इसके पास्ट के बारे में जानकर पिघल गया और सोचा इसे तंग ना करूं, लेकिन नहीं, अब तो तंग करना पड़ेगा। और ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े चम्मच को और ज्यादा कस के पकड़ लिया। लेकिन तभी वंशिका उसे अपनी कसम देते हुए बोली, नहीं भाई, आपको मेरी कसम, आप उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे बचाया, वरना आप भी जानते हैं मैं क्या करने वाली थी। कम से कम उसी बात के लिए ये सब भूल जाइए और उनकी बातों को नजरअंदाज करिए। दिल की अच्छी है वो। जिसे सुन वंश का गुस्सा शांत हो गया और वो खामोश हो गया। फिर बस इतना बोला, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा तंग। अब तू खाना खा और खबरदार, अगर आप दोनों में से किसी ने अब मुझ पर हंसने की जरूरत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वंशिका और कल्याणी जी दोनों को एक नजर देखता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं, वैसे भी आपसे बुरा कोई है भी नहीं मिस्टर खड़ूस। और एक दूसरे को ताली देकर फिर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं वंश बस चिढ़कर रह गया, पर अगले ही पल अपने मन में बोला, थैंक यू मिस्टर शर्मा, कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से मेरी लाडो के चेहरे की रौनक वापस आ गई। भले ही तुम मुझे जलील कर लो, लेकिन अगर तुम मेरे परिवार की खुशियों की वजह हो तो 1000 बार करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मन तो कर रहा था तुम्हारे पैर पकड़ लूं, लेकिन क्या करूं, आखिर हूं तो द घमंडी वंश सिसोदिया, तो थोड़ा घमंड दिखाना भी तो जरूरी है। और ऊपर से तुमने खड़ूस बोला है, तो उस उपाधि का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सबके साथ खाना खाकर वो उनके साथ हॉल में बैठ बातें करने लगा। वहीं इस तरफ रिवा वंश की बातें सुन आंखें बंद कर ऊपर की ओर अपना सर किए अपने मन में बोली, क्या खाटू श्याम जी, क्या चाहते हो, नौकरी छूट जाए मेरी या बुलाओगे मुझे अपने पास। एक तो ये खड़ूस वैसे ही जान निकाले जा रहा है मेरी, ऊपर से सारी गलतियां और मुंह से सब कुछ इसी के सामने क्यों निकलता है। अरे दुनिया में इतने हजारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, पर इसकी बुराई इसी को क्यों सुननी है, बाकी लोग क्यों नहीं सुनते। और अभी खड़ूस ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, वरना ये मिस्टर क्वैक क्वैक सिसोदिया क्वैक क्वैक करके मेरी जान खा जाएगा। और ये कहते हुए वहां से बस स्टॉप तक आई और बस लेकर अपने मामा के घर के लिए निकल गई। जैसे ही वो घर पहुंची उसका स्वागत अरुणा जी के ताने से हुआ, जो कि उसे देखते ही बोली, आ गई महारानी, हो गया काम, आज बड़ी जल्दी आई, ज्यादा काम तो नहीं किया होगा। अब जाओ, किचन में बर्तन पड़े हैं उन्हें भी हाथ लगा दो, हाथ नहीं टूटेंगे तुम्हारे।
और ये कहते हुए वो हॉल में लगी टीवी पर सीरियल देखने लगी। तभी रिवा उन्हें देखते हुए बोली, मेरा हाथ टूटे ना टूटे, किसी दिन आपका ये मुंह जरूर टूट जाएगा मामी जी, तो जरा इसे संभाल कर रखें और अगली बार से मेरे बनाए खाने से बचकर रहिएगा। क्या पता कब गलती से चूहे मारने की दवा उसमें चली जाए और कुछ हो जाए। खाटू श्याम जी की कसम, हम जानबूझकर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गलती तो अब इंसान से ही होती है। और मुस्कुराकर बैग वहां रख किचन की ओर जाने लगी तो अरुणा जी उसके पास आकर उसके हाथ को मोड़ते हुए बोली, एकदम मनहूस हो, पहले तो अपने बाप को खा गई, अब हमें मारने की बात करती हो। और ये कहते हुए उन्होंने रिवा का हाथ इतनी कस के मोड़ा था कि उसकी कलाई पर निशान पड़ने लगे थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो मुस्कुराते हुए एक तंज भरे लहजे में उनसे बोली, मुझे मारने की जरूरत नहीं है मामी जी, आप और मामा जी अपनी हरकतों से इस रिश्ते को पहले ही मार चुके हैं। मैं तो बस पहले महीने की सैलरी आएगी आपके मुंह पर उसे मारकर अपनी माँ को लेकर जाऊंगी यहाँ से। याद रखना आप, फिर करना अपने घर में खुद ही नौकरी। और अब छोड़ दीजिए मेरा हाथ, वरना शायद बर्तन ना मांज पाऊं और माँ को मांजने नहीं दूंगी, फिर आपको ही मांजने पड़ेंगे। उसके ये कहते ही अरुणा जी ने उसके हाथ को झटके से छोड़ दिया और जाकर नाक और मुंह सिकोड़ते हुए वापस टीवी के पास बैठ गई। वहीं रिवा किचन में सारा काम समेटने चली गई, पर ऊपर से ये सब देखते रिमा जी की आंखों में नमी उतर आई और वो खुद में बोली, मुझे जितना जीना था जी चुकी, अब बस खाटू श्याम जी से यही प्रार्थना है कि तेरे सारे दुख मेरी झोली में डाल दे और तुझे सिर्फ खुशियां दे जिनकी तू हकदार है। क्या से क्या हो गई है तू पिछले कुछ वक्त में। और ये कहते हुए अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर वो वहां से उस छोटे से कमरे की ओर चली गई। यूं ही वंश और रिवा दोनों का पूरा दिन बीत गया। अगले दिन सुबह के वक्त रिवा ऑफिस के वक्त से ही आज भी घर से निकली, पर फर्क इतना था कि वो सिसोदिया भवन जा रही थी। आज उसने लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन वाला प्लाजो सूट पहना और उस पर सफेद मिरर वर्क की चुन्नी लिए वो आज भी हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही वक्त में वो सिसोदिया भवन पहुंची और अपनी ही धुन में इधर उधर देखते हुए अंदर आने लगी। तभी अंदर से आते किसी से टकरा गई। किससे टकराई है हमारी रिवा, और क्या दादी माँ इम्प्रेस होगी इससे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।